नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क में हूं मनोज दारा और आज हमारे स्पेशल शो म्यूचुअल फंड्स में है रिलायंस निप्पो लाइफ एएमसी की ऐसी टीम जो लगभग 3 लाख करोड़ का फंड हैंडल करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू संदीप सिक्का, सीईओ ईडी रिलायंस निप्पो लाइफ एएमसी। सर नमस्कार और जी बिजनेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ है सुनील सिंघानिया, सीआईओ इक्विटीज रिलायंस निप्पो लाइफ एएमसी। नमस्कार और जी बिजनेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। संदीप, एक ऐसी स्कीम आई थी जनधन योजना फॉर इंश्योरेंस सेक्टर और उसके आने के बाद में हमने देखा था कि एयूएम फॉर इंश्योरेंस सेक्टर लगभग 25 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। और यहां से लेके वर्सेस अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ 13.5 ट्रिलियन रुपीस का फंड हैंडल कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जनधन जैसी कोई योजना या स्कीम आनी चाहिए जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक बूस्टर मिले? अगर आप देखिए आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रफली आज अबाउट 2 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, 4 करोड़ फोलियो हैं। आई थिंक हम ये जनधन स्कीम जो बैंकिंग में आई है आज, उसके जनधन स्कीम के अंदर 1 साल के अंदर अबाउट 40 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुल गए। बिल्कुल, हमें लगता है कि 40 करोड़ जो बैंक अकाउंट का फायदा खाली इंश्योरेंस को नहीं, बैंकिंग को नहीं, म्यूचुअल फंड्स में भी होगा। बिकॉज आज आप देखिए अगर ये जनधन स्कीम जितने बैंक अकाउंट्स है उसमें डायरेक्ट जितनी सब्सिडीज अब ट्रांसफर हो रही है उसके अंदर जो पैसा आएगा सिस्टम के अंदर, ये सारा पैसा धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी आएगा। परफेक्ट। हमें लगता नहीं ये काफ़ी ये अभी जो रफली 2 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं पीछे, क्योंकि पीछे भी आपने देखा कि गोल्ड में भी काफ़ी रिटर्न्स इतने फ्लैट रहे, आपने रियल एस्टेट में भी देखा। अब ये काफ़ी पैसा जो फेंस पे रह गया, अब ये पैसा धीरे धीरे करके कैपिटल मार्केट्स की तरफ आएगा। Sure. और बहुत जल्दी आप देखेंगे जनधन की तरह यहाँ भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सुनामी आएगा। फैंटास्टिक, सुनामी आएगा। बट डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर से कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं? वेरी क्विकली बिफोर वी टॉक अबाउट योर बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स। सो अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 साल में बाजार काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। आशा थी जब न्यू गवर्नमेंट आई, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स और डोमेस्टिक में भी 2 बैड मानसून्स प्लस लोअर प्रॉफिट ग्रोथ, एनपीए प्रॉब्लम्स, दे हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू मार्केट रिमेनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट। बट अब अगर आप देखोगे तो आज गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स में स्पीड लाई है। FDIs have been opened up in a lot of सेक्टर्स। बैंक्रप्सी कोड आ गया है, जीएसटी की उम्मीदें हैं। बैंक्स को भी आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलकर काफी कुछ क्लीन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। परफेक्ट। और अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स भी देखो, लिक्विडिटी इज अवेलेबल इन प्लेंटी। सो डिस्पाइट ब्रेक्सिट ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है। श्योर। इन गोइंग फॉरवर्ड यू हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मानसून। होपफुली पे कमीशन विल लीड टू स्पेंडिंग ऑफ ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़। यू ऑल्सो हैव कॉर्पोरेट रिजल्ट जो अभी ठीक होने शुरू हो गए हैं। मार्च के क्वार्टर्स में काफ़ी कंपनियों ने ठीक रिजल्ट्स दिए थे, आशा है कि वो भी ठीक हो। तो आई थिंक ओवरऑल बोथ ग्लोबल फैक्टर्स एज वेल एज डोमेस्टिक फैक्टर्स काफ़ी हद तक ठीक लग रहे हैं। श्योर। हमने ब्रेक्सिट की बात की, विल टॉक अबाउट ब्रेक्सिट लेटर। बट मैं आपके टॉप परफॉर्मिंग फंड की बात करूंगा। रिलायंस ग्रोथ फंड ने बहुत अच्छा वूपिंग रिटर्न्स दिया हुआ है, इसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है? नहीं, जिसमें अगर आप देखिए आई थिंक इसमें आज रिलायंस ग्रोथ फंड ने लगभग पिछले 20 साल में 24% का रिटर्न दिया, 24% कंपाउंडेड एनुअली। आई थिंक सो इसका मतलब बेसिकली जो जिस आदमी ने आज 1 लाख रुपये लगाया था आज वो 80 लाख रुपये हो गया है। इट्स एंड कंपेयर दिस टू आज अगर आप इसको बेंचमार्क के सामने कंपेयर करिए, आज सेंसेक्स का भी रफली 15% रिटर्न आया। राइट। सो इसमें आई थिंक 2 चीज़ें हैं। आई थिंक एक तो आई थिंक आज स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हमारा जो है, हमारा जो भी सुनील विल शेयर विद यू। बट बिगर थिंग इसमें आई थिंक इसमें हम इन्वेस्टर्स का भी कहेंगे, जिन इन्वेस्टर्स ने अपना लॉन्ग टर्म पेशेंस रखा, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म लगा के रखा पैसा। बिकॉज आपने ब्रेक्सिट की बात करी, ब्रेक्सिट कई चीज़ें आई, कई चीज़ें गई, बट जो लोग इससे घबरा गए और चले गए बाहर या देख के एकदम NAV नीचे गया थोड़ा सा तो क्या करें, आई थिंक वो लोगों ने ये 80 टाइम का जो हुआ ये NAV आई थिंक मिस कर दिया। बिल्कुल। सो इसीलिए आई थिंक इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी एज अ फंड हाउस हम लोग क्या करते हैं, जो आज हमारी इन्वेस्टमेंट टीम इसमें बहुत रिसर्च करके इन्वेस्ट करती है और उसमें उसका जो फायदा इन्वेस्टर को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाने के बाद इसका फायदा इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि बहुत जल्दी वो पेशेंस उनमें खत्म हो जाती है और जल्दी निकल जाते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट एक और फंड है जो आपका जिसका बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है, रिलायंस अपॉर्चुनिटी फंड। तो इसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है और थीम सिलेक्शन वाइज आप कैसे आप पिक करते हैं जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा हो? सो इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एक मल्टी कैप फंड है और वो 3 या 4 सेक्टर्स में डिसप्रोपोर्शनेट इन्वेस्ट करता है। जैसे अभी पहले हमने काफ़ी फार्मा में अच्छा पैसा कमाया। एक नॉन कंसेंसस व्यू लिया था 7-8 साल पहले, भी फार्मा इतना फ्लेवर में नहीं था। रिटेल में हमने वैसा ही किया। एक ई-कॉमर्स कंपनी जो एक ही लिस्टेड थी उसमें वी वर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स। अभी रिसेंटली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशंस पे जैसे मल्टीप्लेक्स हो गए या इवन QSR हो गए,
तो थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट उसमें वेटेज लेते हैं. इट्स अ हाई क्वालिटी फंड focusing on high quality, high ROE businesses. All right. And over the last 10 years, it is one of the best performing fund. और जैसा संदीप ने कहा, process, people, philosophy. That is basically the DNA. और उस पे we are very very committed. People's philosophy is the DNA, and definitely we wish you कि यहाँ से लेके your performance as well as fund का performance will go well. But आपने Brexit की बात कही और यहाँ से लेके UK has voted out to leave EU और इसका market implications, if you can just explain India per se. So anyway, UK is a very sort of a fragmented kind of a country. Having said that, I think the other other 27 countries have committed to stay in the EU. Right. मैंने जैसे पहले भी कहा कि all central banks globally have committed to provide the necessary liquidity. So at least in the near concern has been sort of met. Alright. However, it is going to be volatile क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है. UK is a large country. It will definitely have implications. Alright. But it is not going to be as dramatic as earlier was expected. Sure. हम ब्रेक्सिट की बात कर रहे हैं. आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मिलते हैं और यहाँ से लेके ग्लोबल फंड्स से भी आप मिलते हैं, बट इन्वेस्टर पर से थीम क्या है और आर दे वरिड अबाउट इंडिया एज फार एज ब्रेक्सिट इज कंसर्न? इसका अगर हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, एक हम रिटेल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करते हैं और अदर इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स. पहले तो अगर आप ये देखिए, रिलेटिवली इंडिया ग्रोथ स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट. ब्रेक्सिट हुआ, इसका जितना पूरे ग्लोब पे इम्पैक्ट आएगा उतना इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा. शायद हमारा व्यू ये है शायद इंडिया पे कम इम्पैक्ट आए बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन दिस कंट्री. सो आज हमें तो ये लगता है कि बल्कि इसकी वजह से आज इंडिया अपने आप में ही एक जो एक थीम बन रहा है, आई थिंक इंडिया में फ्लोज बढ़ेंगे ही. नंबर 2 ऑन द डोमेस्टिक साइड हमने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स, ये ब्रेक्सिट का बहुत बड़ा लास्ट फ्राइडे इतना बड़ा बवाल हुआ पूरा, आपने देखा कि सारी हर जगह अब उस दिन मार्केट भी रफली 1000 पॉइंट नीचे गया. बट एक रिवर्स हमने ट्रेंड देखा, उस दिन हमारा नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस बढ़ गए. इन्वेस्टर्स करने बल्कि पैनिक नहीं करा, बल्कि इसको अपॉर्चुनिटी देखा इसको कि इसमें इन्वेस्ट के मार्केट्स में, क्योंकि पिछले 6 महीने का जैसे मार्केट्स बढ़ रहा था, कुछ लोग रह गए थे लगाना, पैसा रह गया था, तो आई थिंक उन लोगों ने लगाना शुरू कर दिया पैसा. सो इसका कोई हमें ऐसा पैनिक नहीं, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स आर मैच्योरिंग, रिटेल इन्वेस्टर्स आर मैच्योरिंग. अब ये इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते जो शायद आज से 10 साल पहले हुआ करता था. फैंटास्टिक. जैसे संदीप ने कहा कि यहाँ पे इंडिया में फ्लोज बढ़ेंगे ही और यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी काफी मैच्योर हो गए. बट एक ग्लोबल कंसर्न है, दैट इज चाइना. ये ब्रेक्सिट के बाद में इट वाज लार्जली एंटिसिपेटेड या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट विल डिवैल्यू इस करेंसी और यहाँ पे यूरोप का एक फॉल आउट होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है. आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन इंडिया को कितना स्टैंड आउट करती है और इंडिया कितना इम्यून है इससे? देखो, दुनिया में 180 कंट्रीज है, हर कंट्री में 200 फैक्टर्स हैं. अगर हम ये 40,000 फैक्टर को एनालिसिस करना चालू कर देंगे ना, तो 1 लाख इंडेक्स तक हम खरीद नहीं पाएंगे. नियर टर्म थ्रेट इज चाइना. मेरा यही एक एडवाइस है कि ऑल दिस फैक्टर्स आर देयर. We can give you an intelligent answer, right? But these are factors which are in no one's control and no one knows the right direction. I think what is necessary कि अभी what is the outlook? Outlook है कि 2-3 साल में globally liquidity is going to be available in plenty, and I think which is good for India क्योंकि India is a capital deficient country. Currencies will go up and down, but ऐसा नहीं लग रहा है कि any major nation will fail. All right, okay. So that does not seem to be a disaster in the waiting. Near-term concerns, yuan going up, down, pound going up and down, will obviously have. US Fed अभी यहाँ से नहीं लगता है कुछ होगा. Alright, sure. संदीप, आप बहुत सारे कॉर्पोरेट से भी इंटरेक्ट करते हैं और कॉर्पोरेट इंडिया का मूड क्या है और ऐसे इन्वायरमेंट में स्पेंडिंग पर या इन्वेस्टमेंट्स पर आपका कैसा व्यू बन रहा है और इनफैक्ट कॉर्पोरेट इंडिया का कैसा आउटलुक है? नहीं, अगर आप देखिए पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ने, जब ये नई गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं. ओवरऑल ऐसा लगता है कि पिछले 2 साल के अंदर एनवायरनमेंट काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है. आई थिंक दिस इज क्लियर डिलीवरी. गवर्नमेंट ने कई चीज़ें प्रॉमिस करी थी. आज अभी हमने कल ही जैसे आया था स्टेटमेंट कि आज रफली 28 किलोमीटर सड़क बन रहा है रोज़ का. आई मीन विच वॉज नोबडी कुड थिंक ऑफ 2 years बैक. सो आई थिंक ऐसा लगता है कि ओवरऑल आई मीन जो पिछले 2 साल से अगर कंपेयर करेंगे मूड पॉजिटिव हो रहा है. आई थिंक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो शायद जो रुके हुए थे, आगे चल के आप देखेंगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे. बट ओवरऑल इफ यू वर टू सी वन थिंग इज़ वेरी क्लियर. आई थिंक कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ये शॉर्ट टर्म में कि अभी इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे, अभी मूड कैसा है, इकॉनमी कैसा है, ब्रेक्सिट हो गया तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट का क्या होगा. आई थिंक ये चीज़ों को ओवर एनालाइज करते हैं. हमें ये लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए दीज थिंग डायरेक्शनली आई थिंक इंडिया इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. आज
हमें लगता है कि इंडिया 7.5-8% की तरफ अगर ग्रो करेगा तो आई थिंक दिस विल बी बेसिकली बैक्ड बाय गुड कॉर्पोरेट अर्निंग्स। श्योर, वेरी वेरी क्विकली मॉनसून पर आपका क्या आउटलुक है और यहाँ से लेके कौन कौन से सेक्टर्स हैं दैट विल बेनिफिट आउट? कॉज आपने इंट्रोडक्शन में बोला भी था कि मॉनसून काफी ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहा है, और यहाँ से लेके मॉनसून पर कॉर्पोरेट इंडिया का आउटलुक क्या है आपके हिसाब से? So monsoon obviously as expected June अभी भी थोड़ा deficient है 10-12%, but the rains have picked up quite meaningfully last 4-5 days. Right. I was just seeing even today on the IMD site next 3-4 days outlook specifically in central India and northwest India as well as Uttar Pradesh and all is quite good. If we go by the Met Department predictions, खाली India के नहीं but globally this year La Nina has taken over from El Nino. Exactly. The outlook of globally rainfall is quite good, and that should do well not only for direct monsoon related plays like agrochemical or fertilizer, but a vast majority of rural consumption plays. Okay. Tractors hai, a lot of consumption items, consumer discretionary items. So I think it gives a kick to the whole economy. श्योर, हमने इनफैक्ट मॉनसून की बात कही, 7th पे कमीशन का अनाउंसमेंट अभी हो गया और यहाँ पे लेकर रफली अराउंड 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा, स्टेट विल फॉलो यहाँ पे लेकर, और गोइंग फॉरवर्ड इसका इम्प्लीकेशन आप कैसा देखते हैं सेक्टर वाइज? बोथ आई मीन 7th पे कमीशन एंड मानसून का आई थिंक इंडिया की इकॉनमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगी। आई थिंक आप क्लियरली देखते हैं कि पिछले जब भी मानसून अच्छा होता है और दिस अलॉन्ग विद दिस आई मीन 7th पे कमीशन आज रफली 1 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में आएगा, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन ऑल द कंजम्पशन स्टोरीज आई मीन वेदर इट्स टू एंड वेरेवर देयर इज अ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। सो आज के दिन में वेदर टू डू विद ऑटोमोबाइल, वेदर टू डू विद अदर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो सेक्टर्स में होती है उसका देयर इज गोइंग टू बी डायरेक्ट वेरी गुड पॉजिटिव। श्योर सुनील, बट दिस विल बी अ लास्ट सेगमेंट एंड डेफिनेटली हम रियल केपेक्स पे बात करना चाहेंगे। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स टू द केपेक्स, वन इज प्राइवेट, पब्लिक एंड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। और आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड इंडिया के लिए गोइंग फॉरवर्ड कैसा रहेगा और इससे कितना बेनिफिट मिलेगा इंडिया को? See, अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखो वेरी क्लियरली व्हाट इज गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन इज द राइट थिंग्स। अभी लास्ट 3-4 दिन में जो जॉब क्रिएशन पे गवर्नमेंट का फोकस है, वेदर इट इज अ न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी या 24 आवर्स मल्टीप्लेक्सेस, रिटेल आउटलेट्स को खुला रखने का, दीज आर ऑल जॉब क्रिएटर्स। इंडिया इज अ नेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, हमें अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो ये सब सेक्टर से क्रिएट होंगे। प्लस एक मेक इन इंडिया, आज कम से कम सब बात तो करते हैं, ऑब्वियसली द बिग केपेक्स विल कम व्हेन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गोज अप। अभी काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज स्टिल 60-70% इंक्लूडिंग सीमेंट एंड ऑल। So the moment the economy revives, capacity utilization goes up, Fantastic. automatically capex will come in. और पैसा available है if there is growth. So whether it comes from domestic investors or global investors, money will come. And we have seen that over the last 2-3 years. श्योर, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया और इंडियन मार्केट्स पर से हम बात कर रहे हैं। जैसे सुनील ने बताया अभी यहाँ पे कि ग्रोथ के बारे में काफी ऑप्टिमिज्म तो है ही, एंड मनी विल फ्लो इन इंडिया, बट इंटरेस्ट रेट्स को लेकर आपका क्या आउटलुक है और यहाँ से लेकर आप रेट्स को कैसे देखते हैं इन मे बी इन नियर टर्म और मे बी इन 1 ईयर? आई थिंक क्लियरली जब देखते हैं कि काफ़ी इंडिया स्टिल हैज स्कोप फॉर रेट्स टू कम डाउन। हमें लगता है कि आई थिंक ग्रेजुअली द रेट्स विल कम डाउन। कितना होगा, 6 महीने में कितना होगा, साल में कहना मुश्किल है, बट आई थिंक वी आर लकी, वी आर स्टिल इन एन इकॉनमी वेयर वी हैव स्कोप फॉर इंटरेस्ट रेट्स टू कम डाउन। Sure, we are entering into a last segment that is a rapid fire question. I will ask you a couple of questions and then you have to very quickly answer in 1 line or so. So आपको क्या लगता है कि at what level of oil prices do you think maybe it's concerning for India? Over 65. How about you, Sandeep? Let's say around 60-65. Outlook on Indian markets? Positive. And how about you, Sunil? Obviously positive. All right. And is the over optimism done on India और यहाँ से लेके GDP say maybe 1 year's time? I think it's over optimism is not done. I think you are yet to see the best. Fantastic. How about you, Sunil? So I think with monsoon being positive, I think GDP can easily inch up to 8%. Sure. बहुत बहुत धन्यवाद संदीप हमसे बात करने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सुनील फॉर बीइंग ऑन द शो।